हेलो गाइस। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। तो ये वीडियो भाई रहने वाली है डीजल कार्स के ऊपर। क्या डीजल कार इंडिया में बैन हो जाएंगी? कब तक बैन होंगी? और अगर ये बैन होती भी हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न होगा? और अगर ये बैन नहीं होती तो किन लोगों को ये गाड़ियाँ या ये डीजल इंजन फ़ायदा पहुँचाएंगे? सो गाइस, ये सारा कुछ ना गवर्नमेंट के हाथ में है कि ये डीजल गाड़ियां बैन होंगी या नहीं होंगी। इनको अपना टैक्स मीन्स कलेक्शन ज़्यादा करनी है, अपना रेवेन्यू ज़्यादा करना है। तो इसी चक्कर के चलते ये डीजल गाड़ियों पे आपने नितिन गडकरी जी की एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे गाड़ियों पे कि आप बेच ही नहीं पाओगे और लेने वाला भी नहीं खरीदेगा। तो भाई अगर इतना टैक्स बढ़ जाएगा तो लोग गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे ये वाली, क्योंकि भाई टैक्स उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा और फिर गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू होगा। इस तरीके से ये गाड़ियों को कम करते जा रहे हैं और अब ऑब्वियसली अभी आप देख सकते हो कि इंजन गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं मार्केट में। दूसरी चीज़, ये पोल्यूशन कम करना चाहते हैं। इस पे मैं थोड़ी देर में इसी टॉपिक पे आऊँगा कि ये पोल्यूशन कम करना चाहते हैं, बट क्या ये सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। इसके पहले ये देख लेते हैं कि डीजल गाड़ियों में और पेट्रोल गाड़ियों में, अगर ये डीजल गाड़ियों को बैन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और डीजल गाड़ियों के क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। गाइस, जो डीजल इंजन होते हैं ना, जब ये मीन्स डीजल बर्न होता है इन इंजनों में, मीन्स एनर्जी देने के लिए गाड़ी को चलाने के लिए, तो इसमें मोर कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। और एक और चीज़ होती है NOx गैस, जो कि पॉइजन होती है, वो ज़्यादा निकलती है। तो इसके चक्कर में इनको लगता है कि एनवायरनमेंट इससे प्रदूषित हो रहा है, तो इसीलिए ये इस इंजन्स को बैन करना चाहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे एक डीजल गाड़ी के एग्जॉस्ट के पीछे अपना हाथ रख के देखो और एक्सेलरेशन किसी को कहो करे, तो आपका हाथ काला हो जाएगा। अगर पेट्रोल गाड़ी के पीछे रखोगे तो काला नहीं होगा। इससे क्लियर क्लियर ये मीन्स साबित हो जाता है कि डीजल गाड़ियाँ, जो पेट्रोल गाड़ियाँ, उनसे ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करूं, जितने भी पार्ट्स डीजल गाड़ियों में लगे होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते। पहले हम ना BS4 तक की बात करते हैं। BS4 तक क्या था कि पेट्रोल में टर्बो इंजन नहीं आ रहे थे, सिर्फ जो टर्बोस थे वो सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन में आ रहे थे। तो भाई एक टर्बो जो होता है वो 50 से लेके 2 लाख रुपए तक भी जा सकता है। और आपको पता ही है कि पेट्रोल इंडिया में ज़्यादा प्योर आता है, डीजल इंडिया में उतना प्योर नहीं आता। तो डीजल में कुछ कार्बन पार्टिकल्स ज़्यादा भी होते हैं, जिसके चलते अगर हम मेंटेनेंस और सर्विसेज डीजल गाड़ियों की जल्दी नहीं करवाते थे तो इनमें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। उससे इसकी कॉस्ट और मेंटेनेंस, ये दोनों चीज़ें बढ़ जाती है। अगर एक टर्बो ख़राब हो गया, डिपेंड्स अपॉन अ कार, तो भाई वो 2 लाख रुपए तक भी जा सकता है। ये सबसे बड़ा रीज़न रहता है। और एक बार टर्बो ख़राब हो गया और आपने उसको थोड़ा सा गौर नहीं किया, अनगैली कर दी, तो भाई वो सीधा सीधा इंजन पे इफेक्ट डालता है। अब मैं बताता हूँ वो इंजन पे कैसे इफेक्ट डालता है। गाइज, एक ना कंपोनेंट होता है EGR, जिसको एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये अटैच होता है हमारा टर्बो के साथ। अब इन दोनों का मैं आपको काम बताता हूँ, फंक्शन। तो एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम, जिसको EGR कहते हैं, ये फ्यूल को सप्लाई करता है कंबशन चैम्बर में। और टर्बो का क्या काम होता है? हवा को फेंकना। देखा ना, जब आप एक्सेलरेशन ज़्यादा करते हैं टर्बो खुलता है, एकदम गाड़ी भागती है। वो हवा को फेंकता है, प्रेशर देता है। हवा और एयर कंबशन चैम्बर में जाके फ्यूल बर्न होता है कंबशन चैम्बर में, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस जैसे ही टर्बो खराब होता है, टर्बो कैसे खराब होता है? टर्बो में शाफ्ट्स होती हैं, तो वो कट जाती हैं। जब वो कट जाती हैं, टर्बो हवा तो पास करता ही है, जो EGR उसके साथ अटैच होता है उसका ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है। वो शाफ्ट के राही टर्बो में ऑयल जाता है। जब टर्बो हवा फेंकता है, वो ऑयल और एयर मिल के इंजन में जाते हैं। इंजन में कहाँ जाते हैं? कंबशन चैम्बर में। जब वो कंबशन चैम्बर में जाते हैं ऑयल मिल के, तो वो वहाँ पे ग्रीस टाइप, जिसको हम स्लज कह सकते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। वो इंजन को मीन्स जकड़ता जाता है। उससे इंजन हो जाता है जाम, जिसको कह देते हैं इंजन हो गया डेड, अब इंजन को खुलवाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस रहता है। ये देखो, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और अगर हम पेट्रोल गाड़ियों के बारे में बात करें, उसमें EGR UGR वाला पहले सिस्टम ऐसा नहीं होता था। अब तो टर्बो पेट्रोल आ गए हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो पहले नहीं होता था, तो ऐसा नहीं था, सिंपल नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होते थे, तो इसलिए उनमें इशू नहीं आता था। और एक चीज और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, जो फ्यूल सिस्टम होता है हमारे डीजल इंजन का
और इसके साथ इसके इंजेक्टर्स होते हैं, ये भी भाई पेट्रोल की गाड़ियों से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इसलिए ये गाड़ियाँ भी महंगी होती हैं और इनके मेंटेनेंस पे भी ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि हमारे डीजल इंजन में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इंजेक्टर्स उनके ही जाम होते हैं। कभी पेट्रोल गाड़ी के इतनी जल्दी इंजेक्टर्स जाम होते हुए आपने नहीं देखे होंगे BS4 गाड़ी में। उसके साथ साथ एक और पार्ट होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि BS4 गाड़ियों में लग के आता था। उसका बेसिक रीज़न ये होता था कि गवर्नमेंट के ना रूल्स आए थे कि आप जितनी भी कार्बन पार्टिकल्स को या नॉक्स गैस जो पॉइजनस होती है उसको कम कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक कैटालिटिक कन्वर्टर अपनी डीजल गाड़ियों में इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। उसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते थे, जो कि मीन्स इन डीजल को रिफाइन भी करते थे कि मीन्स ज़्यादा कार्बन ना फैलाए। तो वो स्मॉल स्मॉल होल ड्यू टू कार्बन ये जाम हो जाते हैं। उसके चक्कर में भी आपको इसकी प्रॉपर सर्विस करवानी पड़ती है और इस पे खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो ये तो ठीक है, मोटा मोटा सिनेरियो था डीजल इंजन का। अब क्या हुआ, BS4 के बाद अब आ गया BS6। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मीन्स शिकंजा सा कस दिया कि भैया हमें तो कार्बन पार्टिकल्स डीजल में चाहिए ही नहीं, जितना कम पोल्यूशन डीजल कर सके उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप कुछ ऐसा करो, एडवांसमेंट लेके आओ टेक्नोलॉजी में, ताकि डीजल इंजन बिल्कुल ज़्यादा पोल्यूशन ना करें। BS5 तो आया नहीं, तो जो अपने कंपनी वाली हैं, गाड़ी वाली कंपनीज हैं, इनको इतना टाइम नहीं मिला कि थोड़ी सी ये रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकें अपनी गाड़ियों पे। तो इन्होंने क्या किया, फटाफट से एक DPF, ये भी एक सिस्टम ही है, तो इसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया अपनी गाड़ियों में, ताकि कार्बन बिल्कुल ही मिटिगेट हो सके, कार्बन पार्टिकुलर्स बिल्कुल ही कम हो सके अपनी गाड़ियों में, ताकि ये पोल्यूशन ना करे। तो भाई इसके पीछे इसका भी बहुत बड़ा पंगा है। अब आपने एक चीज़ सुनी होगी, आजकल की जो BS6 गाड़ियाँ आ रही हैं, इनमें एड ब्लू पड़ता है और थोड़े टाइम बाद उसको रीफिल भी करवाना पड़ता है। तो ये एड ब्लू क्या करता है, एड ब्लू जो भी है, ये भाई डीजल के साथ मिलके मीन्स कार्बन पार्टिकुलर्स को कम करता है, और जो DPF है ये कार्बन को इंटरनली बर्न करता है ताकि पोल्यूशन हवा में ना हो। तो ये जो अपना DPF है ये कार्बन पार्टिकुलर्स को वहाँ पे ट्रैप करता है और उनको इंटरनली बर्न करता है। तो कई बार क्या होता है, ये बर्न तब करता है जब हमारी गाड़ी ना, या तो हमें सर्विस सेंटर से इसको बार टाइम टू टाइम DPF को क्लीन करवाना पड़ता है। अगर हम लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हैं, हमारी गाड़ी 100 तक भाग रही है अच्छे से, तो ये इंटरनली अच्छे से बर्न करता है। बट एक डिसएडवांटेज, अगर हमारी गाड़ी लोकल में 30-40 की स्पीड पे जा रही है ना, DPF अच्छे से बर्न नहीं करता ये कार्बन पार्टिकल्स को। उससे क्या होता है, ये कार्बन पार्टिकुलर्स वहाँ पे DPF के इर्द गिर्द ही जमने शुरू हो जाते हैं, जिससे DPF खराब होने के 100% चांसेस बन जाते हैं। तो भाई फिर से मोटा खर्चा। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन नियर फ्यूचर डीजल की गाड़ियों का जो फ्यूचर है वो डगमगाता सा नजर आ रहा है, क्योंकि जो जो ये एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, ये एडवांसमेंट्स इतनी भी मीन्स कारागार सी नहीं है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। अब हम एक बात करते हैं कि लोगों को डीज़ल गाड़ियाँ अभी भी क्यों पसंद है, जो लोग ले रहे हैं। भाई एक तो देखो फ्यूल एफिशिएंट होती हैं। एक डीज़ल इंजन पेट्रोल इंजन से भारे होते हैं, जिससे स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है, ठीक है? बेटर फील मिलती है, बेटर टॉर्क मिलता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोग डीज़ल इंजन्स आज भी लेना पसंद कर रहे हैं पेट्रोल गाड़ियों से, कुछ लोग। पर जो लोग बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली चलना चाहते हैं, और जो लोगों को बिल्कुल ये वीडियो से आप लोगों को पूरी डिटेल में पता लग जाएगा कि अगर हम डीजल गाड़ियां इस समय लेते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता वो लोग जरूर डीजल इंजन पे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा भाई मत जाओ, तुम्हारे पैसे हैं, जो मर्जी करो। ये वीडियो पूरी इन्फॉर्मेटिव है कि आप ध्यान से लेना गाड़ी। हाँ, उन लोगों को डीजल गाड़ियों पे अब जाना चाहिए जिन्होंने ये गाड़ी 2 साल में या 3 साल में 80-90 लाख किलोमीटर चला के या इससे ज़्यादा चला के बेच देनी है। वो लोग इन गाड़ियों का पूरे पूरे फ़ायदा उठा पाएंगे और इनकी बेटर फील भी ले पाएंगे और बेटर फ्यूल इकोनॉमी भी निकाल पाएंगे। उनके लिए अभी भी ये गाड़ियाँ फ़ायदेमंद हैं। बट अगर कोई सोचे मैंने डीजल गाड़ी 15 साल रखनी है, तो भैया भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। उस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी नहीं मिलनी, बाद में कबाड़ के भाव बेचनी पड़ेगी आप लोगों को गाड़ी। तो अब भाई आते हैं हम कि क्यों गवर्नमेंट डीजल गाड़ियों को बैन करना चाहती है। तो मेन चीज़ तो वही है कि गवर्नमेंट चाहती है पोल्यूशन कम हो। तो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी कि गवर्नमेंट चाहती है पोल्यूशन कम हो। अब मैं उस पर आता हूँ। एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली
सिर्फ 20% पोल्यूशन ही अपनी गाड़ियां करती हैं, विच इंक्लूड्स डीजल, सीएनजी एंड पेट्रोल। बाकी 80% पोल्यूशन कहाँ से आता है भाई? इंडस्ट्रीज से आता है और बहुत ज़्यादा चीज़ों से आता है। उस पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ गाड़ियों पे है गवर्नमेंट का ध्यान। मैं बताता हूँ क्यों। गवर्नमेंट चाहती है कि डीजल गाड़ियाँ बंद हों। डीजल पे गवर्नमेंट को सब्सिडी ज़्यादा देनी पड़ती है, पेट्रोल पे कम देनी पड़ती है। डीजल पे टैक्स ज़्यादा है, पेट्रोल पे टैक्स कम है। तो दोनों में अगर डीजल ज़्यादा बिकेगा तो गवर्नमेंट को पैसा कम आएगा, पेट्रोल ज़्यादा बिकेगा तो गवर्नमेंट को पैसा ज़्यादा आएगा। कितना मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, 94 पॉइंट समथिंग पेट्रोल चल रहा है, ठीक है, 82 पॉइंट समथिंग डीजल चल रहा है। तो आप ये लगा लो, पेट्रोल में सीधा 50-60 रुपये, 50 रुपये का गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है। इतना सारा तो टैक्स है, डीजल में इतना नहीं जाता, इसलिए ये बंद करना चाहते हैं डीजल गाड़ियाँ। देखो मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूँगा भाई, ये हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, कोई और गवर्नमेंट भी चेंज होगी वो भी यही काम करेगी। बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ों के बारे में हम लोगों को एक बार ध्यान से देखना चाहिए और इसके खिलाफ हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी आवाज़ उठा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के पास बिल्कुल सही सलामत डीजल गाड़ियाँ हैं, वो उन गाड़ियों को क्यों स्क्रैप करें भाई? एक रीज़न होना चाहिए ना वैलिड, अगर वो पोल्यूशन नहीं कर रही, अगर उनकी प्रॉपरली मेंटेनेंस हो रही है। सो अल्टीमेटली तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि ये सब गवर्नमेंट के हाथ में ही है। बेसिकली हम सिंपल लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते इसके अगेंस्ट में, चाहे हमें डीजल इंजन पसंद हो या ना पसंद हो। मेरे हिसाब से सिर्फ कंज्यूमर को एक अवेयर हो जाना चाहिए कि हमें कैसी गाड़ी खरीदनी चाहिए। जिसको भाई 15 साल तक लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी चाहिए ना, मेक श्योर मस्ट गो फॉर अ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। टर्बो इंजन का इशू है ही है, चाहे पेट्रोल में है चाहे डीजल में है, थोड़ा सा पंच देंगे। बट पेट्रोल इंजनों के टर्बो भी भाई जैसे स्कोडा की गाड़ी हैं, उनमें इशू थोड़ी देर बाद 6-7 साल बाद देना शुरू कर देते हैं। तो गाइज ये वीडियो से आप लोगों को मीन्स एक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपको कैसी गाड़ी पे जाना चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जो भी डिसीजन लो बड़े ध्यान से लेना। सो भाई अगली वीडियो में मिलता हूँ। हैव अ नाइस डे।